शिव शिव। हेलो दोस्तों, बीके अवेयरनेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में वात, पित्त और कफ के बारे में विस्तार पूर्वक बात कर चुका हूँ। वात, पित्त और कफ के बारे में आपको जानने के लिए मेरी पिछली वीडियो को देखना होगा। आगे का टॉपिक हम उसी के आधार पर बात करेंगे और आज हम आयुर्वेद के कुछ प्रचलित दवाओं के बारे में विस्तार पूर्वक हम बारी बारी से सभी दवाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज मैं सर्वप्रथम बहुत चर्चित दवा आयुर्वेद की, जिसे प्रायः सब लोग जानते हैं, दसमूला रिष्ट। सारे लोग दसमूला रिष्ट के बारे में जानते हैं, लगभग कैसे इसका उपयोग होता है। सामान्यतः सबको जानकारी तो यही होगी कि ये महिलाओं में प्रसवोपरांत इसका उपयोग होता है, लेकिन इसके अलावा भी इसका बहुत कार्य है अन्य क्षेत्रों में भी। आइए हम उस पर बात करेंगे। बहुत सरल भाषा में आपको बताएंगे, बहुत टर्मिनोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में जिसे आप समझ सकें। दसमूला रिष्ट के बारे में आपने बहुत सुना है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि दसमूला रिष्ट का उपयोग महिलाओं में प्रसवोपरांत किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि दसमूला रिष्ट का उपयोग प्रसवोपरांत के अलावा और भी है। आइए पहले ये जान लेते हैं कि दसमूला रिष्ट क्या है। दसमूला रिष्ट एक तरल आयुर्वेदिक औषधि है, जिसे दसमूला रिष्टम भी कहा जाता है। इसको बनाने में 50 से अधिक जड़ी बूटियाँ और 10 जड़ी बूटियों की जड़ को शामिल किया गया है। यह मुख्यतः प्रसव के उपरांत स्वास्थ्य टॉनिक में प्रयोग किया जाता है। प्रसव के बाद महिलाओं के यूट्रस में कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, जैसे यूट्रस के शेप और साइज में बदलाव, या यूट्रस का मतलब गर्भाशय, बच्चेदानी, या उनकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाना। दसमूला रिष्ट यूट्रस या गर्भाशय को सामान्य आकार और आकृति हासिल करने में बहुत मदद करता है। यह गर्भाशय की मांसपेशियों को मजबूत भी करता है, जो अच्छे से मासिक धर्म निर्वहन के लिए गर्भाशय के संकुचन में मदद करता है। दसमूला रिष्ट महिला के संपूर्ण प्रजनन प्रणाली को भी ठीक रखने का काम करता है। इसलिए कई आयुर्वेदिक चिकित्सक प्रसव के बाद दसमूला रिष्ट को पीने की सलाह देते हैं। दसमूला रिष्ट इसके अलावा और कौन कौन रोगों में
काम करता है। आइए देखते हैं। दशमूलारिष्ट का उपयोग मुख्य रूप से वात दोष और कफ दोष पर मेन रूप से इसका प्रयोग होता है। ये वात और कफ दोष पर अच्छा काम करता है। प्रसव के बाद अक्सर माताओं बहनों में या महिलाओं में वात दोष बढ़ जाता है, जैसे कि शरीर में दर्द, खून की कमी, चक्कर आना, पेड़ों में दर्द आदि जैसे वात रोग उत्पन्न होने वाले लक्षण दिखाई देते हैं या वात रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है, जिसमें दशमूलारिष्ट बहुत अच्छी तरह काम करता है। अक्सर महिलाओं में वात दोष बढ़ जाने के कारण मासिक धर्म बहुत कष्ट के साथ आता है, जिसे हम कष्ट आर्तव या डिस्मेनोरिया कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। मासिक धर्म का कंट्रोल वात द्वारा ही होता है। वात के डिसबैलेंस होने पर मासिक धर्म कष्ट के साथ आता है, जिसे बता चुका हूँ, जिसे डिस्मेनोरिया या कष्ट आर्तव कहते हैं। इसलिए दशमूलारिष्ट का इसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दशमूलारिष्ट की प्रॉपर्टी वात बैलेंसिंग है, यानी वात को बैलेंस करने की प्रॉपर्टी दशमूलारिष्ट की होती है। दशमूलारिष्ट वात को अच्छी तरह से कंट्रोल करता है, जो कष्ट आर्तव या डिस्मेनोरिया में आराम देता है। बढ़े वात को नियंत्रित और मासिक धर्म के दौरान पेट दर्द और ऐंठन को भी इस प्रकार दशमूलारिष्ट कम करता है या कंट्रोल करता है। दशमूलारिष्ट का उपयोग इसके अलावा रूमेटिक अर्थराइटिस में भी किया जाता है। रूमेटिक अर्थराइटिस का मतलब गठिया, जिसे आम भाषा में इस रोग को गठिया के नाम से भी जाना जाता है। पाचक अग्नि के कमज़ोर होने के कारण, जैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि पाचक अग्नि के कमज़ोर होने के कारण कुछ पदार्थ अनडाइजेस्टेड आंत में पड़े रहते हैं, जिससे आम का निर्माण होता है और ये बहुत रोगों का कारण बनता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आगे के वीडियो जो मैं जिस दवा के बारे में मैं बात करूँगा, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए आपको हमारे पीछे की वीडियो जैसे वात, पित्त, कफ के बारे में जानना ज़रूरी है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जब आप लाइक और सब्सक्राइब किए रहेंगे। तो आइए बात करते हैं। आम का निर्माण हो जाता है, उसी को आम दोष या आम वात भी कहते हैं, जो वात के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द, गठिया रोग जो हो जाता है। इस कारण इसको आम वात भी कहते हैं। दशमूलारिष्ट में वात को संतुलित और आम पाचक गुण होने के कारण आम को डाइजेस्ट कर वात को नियंत्रित करने में दशमूलारिष्ट बहुत मदद करता है। इसलिए इसका उपयोग रूमेटिक अर्थराइटिस में भी किया जाता है। दशमूलारिष्ट का प्रयोग ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी होता है। उसमें भी दशमूलारिष्ट का बहुत अच्छा रोल होता है, जिसे हम संधिवात भी कहते हैं। संधिवात, इसमें दर्द और जोड़ों में सूजन हो जाता है,
जिससे जोड़ों की गतिशीलता कम हो जाती है। यह भी बात बढ़ने के कारण ही होता है। इसलिए दशमूलारिष्ट में बात संतुलन और सूजन रोधी गुण होने के कारण आर्थियोआर्थराइटिस के लक्षणों में यह बहुत राहत देता है। दशमूलारिष्ट रोज की ज़िंदगी में होने वाले थकान और कमजोरी में भी काम करता है। थकान का मतलब ऊर्जा में कमी या कमजोरी होना। आयुर्वेद के अनुसार इस प्रकार का लक्षण कफ दोष के कारण होता है। दशमूलारिष्ट कफ दोष पर भी अच्छा काम करता है। इसलिए अगर शरीर में थकान या सुस्ती होती है तो दशमूलारिष्ट का प्रयोग कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि दशमूलारिष्ट केवल महिलाओं के लिए है। दशमूलारिष्ट पुरुष भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या थकान होना। इस तरह की बीमारियों में पुरुष वर्ग भी इसका प्रयोग कर सकता है। दशमूलारिष्ट का उपयोग अपच में भी किया जाता है, जैसे पाचन ठीक से न हो पाए। अपच का मुख्य कारण मंद अग्नि है। जब अग्नि मंद हो जाती है तो खाया हुआ भोजन ठीक से नहीं पचता। इसलिए दशमूलारिष्ट अपने दीपन और पाचन गुण के कारण अग्नि को बढ़ाने में मदद करता है और पाचन में सुधार लाता है। अब आइए दशमूलारिष्ट के खुराक की बात करते हैं। यह 15 से 20 ml उतने ही मात्रा में गुनगुना पानी के साथ सुबह और शाम भोजन के आधे घंटे बाद लेना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि दशमूलारिष्ट या कोई भी दवा लेने से पहले अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर सलाह लें। इसको एक बात और, शुगर के मरीज़ को दशमूलारिष्ट नहीं लेनी चाहिए या अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लेकर के शुगर का लेबल देखकर उपयोग करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी दशमूलारिष्ट नहीं लेना चाहिए। आज की वीडियो दशमूलारिष्ट पे आधारित थी। इस प्रकार आसव और अरिष्ट का एक हम चैनल लेकर चलेंगे और अगली वीडियोज़ में इसी पे हमारी वार्ता रहेगी। इसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे आगे की वीडियो अशोकारिष्ट, तमाम तरह के आसव और रिष्ट हैं, आप जानते होंगे। खदिरारिष्ट, अभयारिष्ट, तमाम तरह के रिष्ट हैं और इन पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसको ठीक ढंग से समझने के लिए कि ये सब दवाएं कैसे और किस प्रकार से काम करती है, आपको वात और पित्त के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना ज़रूरी है। इसके लिए आप हमारी पिछली वीडियोज़ को देखें। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में कोई अच्छी सी आयुर्वेदिक कंटेंट लेकर मैं हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।